Yes. Hello friends. I am CA विवेक निगम एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि वाउचर क्या है, इसके बाद इससे रिलेटेड प्रोविजंस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और इसके बाद जो भी एग्जाम्पल होंगे उसको डिस्कस करेंगे एंड दैट्स ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई under GST in case of vouchers. So friends, वाउचर्स आपको पता है कि नॉर्मली एक मोटा हिसाब एक लेमैन क्या समझता है। फ्रेंड्स, मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि ये वाउचर जो है ये वो वाले वाउचर नहीं है जो कि आप पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर वगैरह कई बार आपने देखा होगा, जिसके हिसाब से आप जनरल एंट्री पास करते हैं, वाउचर डाल देते हैं, एक्सपेंसेस का वाउचर डाल देते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ वाउचर। यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स की बात हो रही है फ्रेंड्स। गिफ्ट वाउचर्स कैसे होते हैं? जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है, जैसे आप देर रात तक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस से जाने का टाइम, निकलने का टाइम 5 बजे है, लेकिन आप जो है 7 बजे तक काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। या ऐसी आपने कंपनी की सेल काफ़ी प्रमोट कर दी, या आपने कुछ अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया, यानी फ्रेंड्स आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो आपको कुछ इंसेंटिव देना चाहता है। ओके, तो देयर आर सो मैनी वेज ऑफ गिविंग द इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉइज और इवन टू डायरेक्टर्स और एंड टू एनी अदर पर्सन, जिस किसी को भी देना हो। तो जिसमें एक तरीका होता है वाउचर्स देने का, टोकन देने का, गिफ्ट कार्ड्स देने का, लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह देने का। इस तरह का कुछ इंसेंटिव दिया जाता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई किया जाता है कि ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं तो कंपनी भी आपसे खुश है या एंटरप्राइज आपसे खुश है, और आपको कुछ रिवार्ड देने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स। तो इस केस में ये तो नॉर्मल कंपनी की पॉलिसी होती है कि क्या वाउचर देना है, कितने का वाउचर देना है, वो अलग मैटर है। लेकिन हम जो जीएसटी के केस में कंसर्न है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई किसके हैंड में निकलेगा? ऑब्वियसली जो सप्लाई कर रहा है वाउचर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाउचर किसे कहते हैं, इसकी जो है नॉर्मल डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग नॉर्मली प्रोसीड करेंगे। तो बेसिक चीज़ जो मैं आपको अभी हाल बताना चाहता था कि ये वाउचर नॉर्मली गिफ्ट वाउचर की तरह है। ये वो वाउचर रिसिप्ट वाउचर और या पेमेंट वाउचर्स नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 2 सब सेक्शन 118 ये हमें वाउचर की डेफिनेशन बताता है। वाउचर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक कागज का टुकड़ा मानिए आप, ठीक है, यह एक माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट, यानी जिसके पास ये कागज का टुकड़ा रहेगा वो किसी दूसरे व्यक्ति को यदि देगा तो उस पर्सन की ये लाइबिलिटी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, ऑनर करे, उसके अकॉर्डिंग काम करे। ओके फ्रेंड्स, एज ए कंसिडरेशन, एज कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन की तरह से क्या मतलब है? आपके पास मान लीजिए कि पीटर इंग्लैंड की शर्ट का वाउचर है, तो आप जब उसकी एजेंसी में गए, शॉप में गए, शोरूम में गए पीटर इंग्लैंड के, तो आप वाउचर देंगे उसे। वाउचर दे के वो उसको एक्सेप्ट करेगा। वो आपसे ये नहीं कह सकता कि वो आप पैसे भी दीजिए, क्योंकि आपके पास वाउचर है। तो वाउचर इज इन इटसेल्फ इज अ कंसिडरेशन। वाउचर खुद में कंसिडरेशन है, ठीक है, तभी तो इसकी वैल्यू है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन की तरह काम करता है, मतलब जस्ट लाइक मनी है ये, ठीक है। और पार्ट कंसिडरेशन, ठीक है,
या किसी कंसिडरेशन का ये पार्ट भी बन सकता है, यानी फुली ना हो, पार्टली हो। कई बार डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं आपको, आपको पता है, यानी कि जैसे 10,000 की चीज़ है, आपको हो सकता है 6,000 में मिल जाए, 4,000 का डिस्काउंट कूपन आपको मिल जाए, तो पार्ट कंसिडरेशन का भी ये काम करता है। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि ये जो वाउचर्स हैं ये सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी दिए जा सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स यानी जैसे आपके पास पीटर इंग्लैंड जो अच्छी कंपनी है उसकी शर्ट का वाउचर आया, तो आप उससे शर्ट खरीद सकते हैं। या आपको जैसे सपोज करिए कि जो मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी की फ्री सर्विसेज का वाउचर मिल गया, तो आपने कार तो खरीदी ही थी और आपको इसकी फ्री में सर्विसिंग मिल गई, तो सर्विसेज के भी वाउचर्स होते हैं। ओके, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे सर्विसिंग कराई तो ये आपको सर्विस का वाउचर हो गया, और गुड्स का तो मैंने एग्जांपल शर्ट का दे दिया। एंड वेयर द गुड्स और सर्विसेज both to be supplied or the identities of their potential supplier are either indicated at the instrument itself or in the related documentation। मतलब उसमें ये खुद ही लिखा होता है, उसे देखने से पता चल जाता है कि ये इसका सप्लायर कौन है, यानी कि वाउचर में खुद ही लिखा होगा कि ये जो आपको शर्ट का कूपन मिला है उसको लेके आपको किसको प्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली पीटर इंग्लैंड का वाउचर मिला होगा तो आपको पीटर इंग्लैंड के शोरूम में जाना पड़ेगा। लिवाइस का वाउचर मिला होगा तो आपको लिवाइस के शोरूम में जाना पड़ेगा। यानी जिसका भी वाउचर होगा उसकी आइडेंटिटी इसी के फेस पे दी हुई होती है फ्रेंड्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 118 में पहले वाउचर को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूज ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, यानी वाउचर की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं जो कि उसी में दिया होगा, या फिर आप जब उसको वाउचर को आपने देखा होगा पीछे पलटते हैं तो बैक साइड में दी होती है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंड्स कैसे हो सकती है कि ये वाउचर आप 30 दिन में रिडीम कर लो, 15 दिन में रिडीम कर लो, मतलब इससे आपको शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदना है, खाना खाना है, डिस्काउंट लेना है, गिफ्ट लेना है, जो भी लेना है आप इतने दिनों के अंदर कर दो, फट जाएगा तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी शर्त उनकी हो सकती है फ्रेंड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाउचर्स कैसे हो सकते हैं, कूपन के केस में हो सकते हैं। कूपन के रूप में आपको टोकन मिल सकते हैं, स्क्रैच कार्ड्स तो आप सब जानते होंगे, स्क्रैच कार्ड्स मिल सकते हैं गिफ्ट कार्ड मिल सकते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स मिल सकते हैं कि आपके लॉयल्टी पॉइंट्स आपने देखा होगा बड़े बड़े बिग बाजार्स वगैरह में आप परचेज करते हैं, आपके पॉइंट्स जुड़ते जाते हैं, फिर आप उस पॉइंट्स के हिसाब से कुछ परचेज कर सकते हैं या डिस्काउंट मिल सकता है, आपको पास मिल सकते हैं आपको। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं वाउचर्स के जिनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। लॉयल्टी पॉइंट्स जो हैं आर क्रेडिटेड इन डिजिटल वैलेट्स, आर नॉट सप्लाई ऑफ वाउचर credited in digital wallet is not supply of voucher as no consideration of is paid for it। यानी कि जो लॉयल्टी पॉइंट है, लॉयल्टी पॉइंट आपके जो जुड़ते जाते हैं वो सप्लाई नहीं है, सप्लाई ऑफ वाउचर नहीं है। सप्लाई इन द सेंस, सप्लाई जो टर्म है वो जीएसटी में डिफाइन है, तो सप्लाई मीन्स कि आपको देना, सेल करना। तो सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट्स के बढ़ जाने से तो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, यानी कि अभी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज दी हुई है, क्रेडिट लॉयल्टी पॉइंट्स क्रेडिटेड इन डिजिटल वॉलेट इज नॉट सप्लाई ऑफ वाउचर एज नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। ओके फ्रेंड्स, आगे, दिस इज ओनली अ फॉर्म ऑफ डिस्काउंट विच कैन बी अवेल्ड इन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है कि लॉयल्टी पॉइंट्स आपके जुड़ गए तो आप फ्यूचर की किसी परचेज में उसको यूज कर सकते हो डिस्काउंट के फॉर्म में। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं मैं अलग से डिस्कस करूंगा। सिंपली आप ये समझिए कि आपको कुछ चीज मिलनी है, आपको जो है कुछ इससे फायदा होना है, मैं जैसे पैसे मिलने हैं, डिस्काउंट मिलना है, वो चीज कहलाती है एक्शनेबल क्लेम, जो आपके किसी एक्शन पर डिपेंड करती है, आपका कोई बेनिफिट होता है। इसी तरह मील टोकन, मील टोकन क्या होता है कि आप जैसे किसी शॉप में गए, हल्दीराम की शॉप पे गए, तो आप, ऐसा नहीं होता नॉर्मल, देखिए छोटी दुकान में आप जाते हैं तो क्या होता है कि आपने पैसे दिए और खाना हाजिर,
दूसरा केस हो सकता है पहले खाना हाजिर हो सकता है, बाद में पैसे दिए आपके पास बिल आ जाता है। और काफ़ी अच्छी दुकानों में क्या होता है, पहले आप जाइए, आपने सपोज़ करिए आपको दही बड़े खाने हैं, ठीक है? दही बड़े खाने हैं, दही भल्ला खाना है, कुछ आपको खाना है, चाट, और उसका जो बिल आया 500 आया। तो उस 500 को बिल को आप बाद में वेट नहीं करेंगे, आप पहले ही 500 जमा करेंगे। उसके बाद उसको जो दुकानदार है आपको टोकन देगा, उस टोकन को आप देंगे आगे जो सर्विसिंग काउंटर है, जैसा कि आपने देखा होगा, आप तो जानते ही हैं। और उस टोकन को जब आप दे देंगे तब आपको मिल जाएगा आपका मनपसंद फूड। So that type of meal token is not a voucher in our definition. तो वही चीज़ है, ये इसने बताई है कि वो चीज़ हमारी डेफिनेशन वाउचर की डेफिनेशन में नहीं आती, उसमें जीएसटी वीएसटी का कोई चक्कर नहीं है। आगे सम मोर क्लैरिफिकेशन में, वाउचर हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि जो वाउचर है, वाउचर की वैल्यू थोड़ी नहीं होती है। आपके पास पीटर इंग्लैंड की शर्ट का वाउचर है, तो वाउचर की वैल्यू नहीं है, वाउचर की जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू होती है ना? उससे आपको शर्ट मिलेगी, इस बात की वैल्यू है। वाउचर तो एक कागज का टुकड़ा है इन रियलिटी। तो वही चीज है कि वाउचर हैज नो वैल्यू ऑफ देयर ओन, दे आर एक्सेप्टेड एज ए कंसिडरेशन, जस्ट क्योंकि उसको मनी की वर्थ का माना जाता है, क्योंकि वाउचर दे के आपको चीज मिल रही है, पैसे देके भी आपको चीज मिलती, तो आपको जब पैसे आप देते तो उसको कंसिडरेशन मानते हैं। इसी प्रकार वाउचर को आपने दे दिया तो उसको भी कंसिडरेशन मान लिया। कंसिडरेशन यानी प्रतिफल या मूल्य जो आपको देना पड़ता है किसी चीज को लेने के लिए। तो वाउचर इज जस्ट अ कंसिडरेशन, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप किसी वाउचर की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू सोचो है तो वो तो नहीं है। ठीक है, आगे they are accepted as consideration for supply of underlying goods or services. Okay, GST on supply of goods will result in double taxation. ठीक है, GST on supply of goods will result in डबल टैक्सेशन। इसको आप ये समझिए कि जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, इधर इधर जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वाउचर है, क्योंकि नॉर्मल जो जीएसटी होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स पे तो लगते ही है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि जीएसटी जो है, जो सप्लाई ऑफ वाउचर है, उसकी सप्लाई पर यदि हम जीएसटी लगा देंगे तो जिस गुड्स को लेने के लिए वो वाउचर बना है उस पर तो जीएसटी लग ही रहा है। ठीक है, उसकी सप्लाई पे तो जीएसटी लगेगा। अब आप वाउचर की सप्लाई पे भी जीएसटी लगा दोगे तो एक ही चीज पर आप दो चीजों पे क्या कहते हैं जीएसटी लग जाएगा, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। नॉर्मल तो आपने जीएसटी लगा ही दिया गुड्स पे, अब कहते हो कि ये वाउचर दोगे आप तो उस पे क्या कहते हैं तो आपको ये गुड्स दे देंगे, तो आपने लोग कहा वाउचर हम तुमको दे रहे हैं, इसको भी एक सप्लाई मान लो, इस पे भी जीएसटी लगा दो, तो ये तो अननेसेसरी गलत रॉन्ग या डबल टैक्सेशन हो ही जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 फॉर गुड्स, ठीक है, और सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 कवर करता है सर्विसेज को। गुड्स में जैसे आपको शर्ट के कूपन मिल गए, किसी भी चीज़ में गुड्स का कूपन मिल सकता है। और सर्विसेज के केस में जैसे आपको कार वॉश करानी है और कोई भी सर्विसेज हो सकती है, उसका कूपन आपको मिल सकता है। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई, यदि सप्लाई आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफिएबल कैसे कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपको पीटर इंग्लैंड की शर्ट के वाउचर मिले तो जाहिर है कि आप शर्ट ही खरीदोगे क्योंकि उसी का वाउचर है, तो पहले से पता चल गया, तो इसको आइडेंटिफिएबल कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपको सपोज करो लिवाइस का वाउचर मिला और कहा कि एनी प्रोडक्ट ऑफ लिवाइस खरीद लो, आपको उससे शर्ट खरीद सकते हो, पैंट खरीद सकते हो, जीन्स खरीद सकते हो, बेल्ट खरीद सकते हो, बैग खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी इन द सेंस कि जो लिवाइस का प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो उस वाउचर से, यदि वो आइडेंटिफिएबल हो सकता है, हो या नहीं हो। यदि आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ दैट वाउचर वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी, जिस दिन इनिशियली वो वाउचर इशू हुआ उसी डेट को डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन यदि वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल,
then date of redemption of voucher will be considered as time of supply. ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जब आपको पता ही नहीं है कि फ्रेंड्स कि ये वाउचर जो है उस वाउचर से आइडेंटिफिएबल नहीं है, यानी कि अब एक वाउचर दे दिया लिवाइस का 5000 का, कुछ भी खरीद लो, अभी तो पता ही नहीं है ना कि वो कस्टमर उससे क्या खरीदेगा, बैग खरीदेगा, बेल्ट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, शर्ट खरीदेगा, जीन्स खरीदेगा, जैकेट खरीदेगा, क्या खरीदेगा पता नहीं है। जब तक पता नहीं है तो आपको ये भी पता है जीएसटी रेट हर प्रोडक्ट में अलग अलग होता है, तो कितना जीएसटी जमा करा दें। ऑब्वियसली डेट ऑफ रिडम्पशन यानी जिस दिन कस्टमर उसको लेके जाएगा उसको रिडीम कराने कि लो भाई वाउचर और मुझे दे दो मेरी चीज, उस दिन आप उसको उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, जिस दिन वो उस वाउचर को देगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि जैसे आइडेंटिफिएबल वाउचर्स क्या होते हैं, जैसे इसको पीटर इंग्लैंड की शर्ट इससे मिलेगी, तो बस शर्ट मिलेगी तो मिलेगी, तो आइडेंटिफिएबल है, मतलब हमें पता है कि इससे शर्ट ही मिलेगी, ठीक है। ये कहलाते हैं आइडेंटिफिएबल वाउचर्स। मैं इस पे आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। ओके, जैसे पीटर इंग्लैंड है, पीटर इंग्लैंड अपने वाउचर्स बेचता है और हो सकता है कि दूसरी कंपनी भी उसको कहती हो कि भाई तुम वाउचर बना दो, ठीक है। उस वाउचर का क्या होगा कि पीटर इंग्लैंड उसको इशू करेगा और जिस कंपनी को लेना होगा वो ले लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को दे देगी, ठीक है। सपोज करिए कि एक पीटर इंग्लैंड है, पीटर इंग्लैंड जैसा कि आप जानते हैं एक कंपनी है, तो उसने वाउचर इशू किए, पर वाउचर जो है 5000 का वाउचर है और वो सिर्फ शर्ट के लिए है, और वाउचर दिए हैं इन्फोसिस कंपनी को। इन्फोसिस कंपनी क्या करेगी, इन वाउचर्स को अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज को दे देगी, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी इस वाउचर का कोई भी पेमेंट नहीं लेगी फ्रेंड्स। तो क्यों? क्योंकि इन्फोसिस कंपनी क्या चाहती है, वो चाहती है कि इन्फोसिस कंपनी के एम्प्लॉइज जो हार्ड वर्किंग होंगे उनको कुछ बेनिफिट मिले। तो इन्फोसिस कंपनी कुछ बेनिफिट देने के लिए उनको फ्री देती है कि एम्प्लॉय जी आप जाइए, आप चाहिए, आप यदि चाहें तो पीटर इंग्लैंड की शॉप पे जाइए और आप फ्री शर्ट ले लीजिए एक, या जितने भी देना चाहे। तो पीटर इंग्लैंड ने इन्फोसिस को दिया 5000 के भाव से, इसमें जीएसटी इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉइज को फ्री दिया, ठीक है। अब क्या आगे होता है, अब जैसे सपोज करिए 30 दिन का वाउचर मिला, 30 दिन तक के लिए वैलिड है। अब एम्प्लॉय क्या है, वापस जाता है पीटर इंग्लैंड के पास। सपोज करिए 5 जनवरी 2020 को एम्प्लॉय गया पीटर इंग्लैंड के शोरूम में कि मुझे शर्ट दे दिए जाएं, और पीटर इंग्लैंड ने इसे शर्ट फ्रेंड्स दे दी। तो अब हम आते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफिएबल है वाउचर, तो क्या होगी हमारी, जिस दिन इनिशियल सप्लाई है वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो हमें तो पता है कि उससे शर्ट ही मिलनी है, तो इसका जो HSN कोड होगा वो शर्ट का ही होगा ऑब्वियसली। इनवॉइस, जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं कि इनवॉइस विल बी, देखिए ये फ्रेंड्स ये वाला बॉक्स है, इसमें ये लिखा हुआ है इनवॉइस इन द नेम ऑफ इन्फोसिस। क्यों? जिस दिन इशू किया उसी दिन हमें पता था कि क्या इससे मिलना है, तो शर्ट मिलनी थी, तो इन्फोसिस के नाम हमने एक बिल इनवॉइस काट दी, ठीक है। और जीएसटी इसमें इंक्लूड है, तो जीएसटी आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब क्या है, जैसे 5000 की शर्ट है तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, एंड सपोज द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो ठीक है 5000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, जो भी चीज है वो जीएसटी का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जनवरी होगी। 1 जनवरी यानी जिस दिन इनिशियल सप्लाई हुई, क्योंकि आइडेंटिफिएबल था ना, अभी हमने पीछे प्रोविजन पढ़ा है कि आइडेंटिफिएबल यदि वाउचर हो, यानी वाउचर से में पहले से पता हो इस वाउचर से क्या मिलेगा, तो जिस दिन ये इशू होता है उसी दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, उसी दिन इनवाइस कट गई। तो इनवाइस कट गई 1 जनवरी को इशू हुआ, ये देखिए लिखा था 1 जनवरी को इशू हुआ और 1 जनवरी को ही इसकी इनवाइस कट गई इन्फोसिस के नाम, यानी कि इन्फोसिस के नाम टैक्स इनवाइस कट गई, उसमें जीएसटी का अमाउंट भी आ गया और रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से जीएसटी निकल भी आया, ठीक है। अब क्या होगा, जब 5 जनवरी को कस्टमर पहुंचेगा पीटर इंग्लैंड के पास, तो इनवाइस तो पीटर इंग्लैंड पहले ही काट चुका था। अब पीटर इंग्लैंड क्या करेगा, पीटर इंग्लैंड विल रेज अ डिलीवरी चालान ऑन द 5th जनवरी, एक डिलीवरी चालान देगा। एक शर्ट है तो वो बात अलग है, या बहुत सारे गुड्स भी हो सकते हैं, तो
एक डिलीवरी चालान दे देगा कि ठीक है आप अपने पोजीशन में रखिए, इनवॉइस तो पहले ही कटी है और आप इसको ले जा सकते हैं। और इस डिलीवरी चालान में उस इनवॉइस का, जो कि आप नीचे देख रहे हैं, इस इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डाल देगा कि इस इनवॉइस के बिहाफ में ये डिलीवरी चालान दिया जा रहा है। इनवॉइस पहले कट चुकी है, डिलीवरी चालान आपने उसने दे दिया एम्प्लॉइज को, ठीक है। दिस डिलीवरी चालान कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अंडरलाइंग गुड्स, यानी शर्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है। एम्प्लॉय दिखा सकता है कि हम ले जा रहे हैं, देखिए प्रॉपर इसमें जीएसटी वगैरह पेड है, मैंने कोई गलती नहीं की, जस्ट लाइक ए एविडेंस ओवर रख सकता है फ्रेंड्स। तो ये केस कब का था, जब वाउचर्स आर आइडेंटिफाइबल। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड केस, व्हेन वाउचर्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सपोज आपको एक वाउचर मिला और जिसके थ्रू आप पैंट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जैकेट ले सकते हैं, जीन्स ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं, और गर्ल्स हैं तो वो भी अपने जो है कुछ आइटम्स ले सकती हैं और भी डिवाइस के प्रोडक्ट्स ले सकती हैं। यानी कि इस जो वाउचर, जो आपको गिफ्ट वाउचर मिला, इसमें ये नहीं पता कि आप इससे क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। जबकि इसके पहले वाला जो केस था उसमें आपको शर्ट ही लेनी थी, लेकिन अब ये केस है इसमें आपको पता नहीं है कि क्या लेना है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा पिक्चर, आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के वाउचर्स की बात हो रही है। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल पे। फिर वही एग्जाम्पल, अब मान लीजिए पीटर इंग्लैंड की जगह लिवाइस है। लिवाइस ने 1 जनवरी को 5000 वाले वाउचर इशू किए इन्फोसिस कंपनी को। इन्फोसिस कंपनी इसको देगी अपने एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, ये जो लिवाइस है, लिवाइस तो चार्ज करेगी इससे पैसे, किससे, इन्फोसिस से, बट इन्फोसिस फ्री देगी क्योंकि इन्फोसिस को अपने कर्मचारियों को प्रमोट करना है। और इन्फोसिस का एम्प्लॉय सपोज करिए 5 तारीख को आता है लिवाइस के पास कि मुझे मान लीजिए बैग दे दो चमड़े का। तो पहले तो पता नहीं था, कुछ भी मिल सकता था, तो टाइम ऑफ सप्लाई जाहिर है कि 1 जनवरी तो नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 5 फरवरी को यदि आता है, मान लेते हैं कि वो जो है विद इन टाइम लिमिट आया हुआ है, तो 5 फरवरी ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी को लिवाइस जो है सिर्फ सिंपली एक बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देगी, सिंपली एक बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देगी इन्फोसिस के नाम कि आपको इतने हमने वाउचर्स दिए हैं। बिल ऑफ सप्लाई जो होता है फ्रेंड्स, उसमें जीएसटी कंपोनेंट चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 1 तारीख को बिल ऑफ सप्लाई इशू किया फ्रेंड्स, 5 तारीख को वो कस्टमर क्या हुआ, वो कस्टमर आया आपके पास, किसके पास, लिवाइस के पास आया और उसने उस वाउचर को रिडीम करा लिया। ओके, उसके बाद सिंपल उसको आपका बैग मिल गया। अब 5 तारीख को क्या करेगा, लिवाइस विल रेज इनवॉइस ऑन 5 जनवरी। अब जो टैक्स इनवॉइस है वो लिवाइस 5 जनवरी को रेज करेगा, और जो इनवॉइस होगी वो इस टाइप से होगी कि बिल टू इन्फोसिस, मतलब पार्टी की जिसके नाम कटेगी वो इन्फोसिस के नाम कटेगी, बट इट विल बी शिप्ड टू एम्प्लॉइज ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। यानी बिल टू इन्फोसिस, शिप टू एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस, यानी कि बिल किसके नाम कटेगी, इन्फोसिस के नाम, लेकिन उसका जो डिलीवरी होगी उस गुड्स की यानी बैग की, वो एम्प्लॉय के नाम होगी, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि एक कॉपी शायद इसमें एम्प्लॉय को आप दे दी जाएगी और एक कॉपी आपकी पहुंचा दी जाएगी इन्फोसिस के पास। और इनवॉइस कौन काट रहा है, लिवाइस काट रही है ऑब्वियसली, कस्टमर तो लिवाइस के शोरूम में आया ना। अब आया जीएसटी कंपोनेंट, वो भी सिंपल ऐसे ही रिवर्स चार्ज की तरह रिवर्स कैलकुलेशन से होगा। यानी 5000 का वाउचर था तो 5000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1118 ऐसे करके सिंपली उसका कैलकुलेशन होगा। मतलब दोनों केस में जो हम पीछे देख रहे थे फ्रेंड्स, मेन चीज इसमें जो प्रोविजन था वो हम ये आए तो देखें, मेन चीज यही निकल के आती है कि टाइम ऑफ सप्लाई, यदि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू उसकी ही टाइम ऑफ सप्लाई होगी जिस दिन इशू हुआ। लेकिन इफ इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल तो डेट ऑफ रिडम्पशन ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी फ्रेंड्स। बेसिक क्रक्स इस सारे एग्जांपल्स का सिर्फ यही था, आपको कब डेट ऑफ इशू लेना है और कब डेट ऑफ रिडम्पशन लेना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2020 है, आज टीचर्स डे है और आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स टीचर्स डे के बारे में भी मैं एक दो वर्ड बोलना ये चाहूँगा कि फ्रेंड्स टीचर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। और टीचर सिर्फ
वही नहीं होता है जो आपको बचपन में वो आपको चॉक से या डस्टर से या बोल के सिखाता है। ऑब्वियसली वो टीचर वो भी है, बट इन लाइफ देयर आर सो मैनी टीचर्स। You can learn even from beggar, you can learn from a prime minister, you can learn from your father, your mother, your family, you can learn from a book, you can learn by your own observation, you can learn by so many things. So in life we must keep a principle for learning always. We should always keep learning because it is the only way to grow continuously, and it is the law of nature. If you stop growing continuously, then you stop deteriorating. यदि आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे तो आप ऑब्वियसली आपकी क्षमताएं कम होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, टीचर सिर्फ वही नहीं है जो कि पढ़ाता है। हर फील्ड में, हर जगह आप जिससे भी कहीं भी किसी भी चीज़ से, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो या आपका अपना ऑब्जर्वेशन, जिससे भी आप सीखते हो वो आपका टीचर है। एंड इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनी person or any situation or any circumstances, you must feel a respectful attitude. I just mean to say you must be आपको बहुत ज़्यादा उसके प्रति वो होना चाहिए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कृतज्ञ। कि सिचुएशन हो सकता है ये अच्छी हो या हो सकता है खराब हो, बट दिस सिचुएशन टॉट मी अलॉट, सो दिस सिचुएशन इज अ टीचर फॉर मी। और आप उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, उसके प्रति एक विनम्रता का भाव, उसके प्रति एक आदर का भाव रखिए। तो ऑब्वियसली इट इज़ a good way and right way in my opinion to grow and to become successful and to become contented, जिसे आप कहते हैं कि आप जो है अंदर से खुश और शांत रह सकते हो। तो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी टीचर्स डे। और हाँ, यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉम्प्टली मिलती रहे। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स ऑल फॉर योर पेशेंट लर्निंग एंड लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम।